प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एज एक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल बना हुआ है और इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर ये डिस्कस भी किया था कि पूरा 2022 काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होगा और 2022 में भी जो फर्स्ट हाफ होगा सो ज़्यादातर करेक्शंस मोस्टली इस फर्स्ट हाफ में ही होगा और फर्स्ट हाफ अब ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज़ और हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा करेक्शंस देखा है स्टॉक मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट अगर आप यूएस को देखें तो यूएस में जो S&P 500 है वो अबाउट 20% गिर चुका है, नैस्डैक 100 अबाउट 30% गिर चुका है। अगर आप इंडियन में भी स्टॉक मार्केट्स को देखें बीट निफ्टी और सेंसेक्स तो इसी साल ये दोनों इंडाइसेस मोर देन 10% तक गिर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में इस तरह का करेक्शन आता है तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बियर मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट जब भी 10 to 20% के बीच में गिरता है तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखें कि अगर स्टॉक मार्केट अप टू 10% गिरता है तो उसे हम करेक्शन भी नहीं बोलते हैं। तो 10 to 20% के बीच में गिरेगा तो हम उसे करेक्शन बोलेंगे और जब स्टॉक मार्केट 20% से भी ज़्यादा गिरता है तो उसे हम बियर मार्केट बोलते हैं। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो S&P 500 20% से ज़्यादा गिर चुका है, नैस्डैक 100 भी 30% से ज़्यादा गिर चुका है। सो ओवरऑल यूएस मार्केट्स ऑलरेडी बियर मार्केट में जा चुके हैं। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो हम अभी भी बियर मार्केट में नहीं हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो हम भी बियर मार्केट में जा सकते हैं। सो नाउ स्टॉक मार्केट्स में ये बियर मार्केट का नौबत आ क्यों रहा है, दैट इज स्टॉक मार्केट्स में इतना ज़्यादा करेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप 2022 को देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू हमारे सामने फिलहाल है वो है इन्फ्लेशन का इशू। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। अगर आप यूएस को देखें तो वहाँ पे 40 ईयर हाई पे इन्फ्लेशन है और इंडिया में भी इन्फ्लेशन अबाउट 7% है जो कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है। सो नाउ ये वेरी हाई इन्फ्लेशन कहाँ से आया है, तो इसके 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोरोना पैंडेमिक के समय वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुआ था इकोनॉमी में। दैट्स वाई जो सेंट्रल बैंक्स थे इन कंट्रीज़ के उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से घटाया था और साथ ही इन मार्केट्स में काफ़ी हद तक लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ किया था। उसके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। और इस वेरी हाई इन्फ्लेशन का सेकेंड रीज़न है रसिया एंड यूक्रेन का वॉर। इस वॉर के कारण जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। तो अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखें या फिर ओवरऑल फूड प्राइसेस देखें तो इनमें काफ़ी तेज़ी आया है लास्ट फ्यू मंथ्स से। सो नाउ यहाँ पे क्वेरी ये है कि क्या इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो इस क्वेरी का आंसर है यस, इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स कंट्रोल में आएगा और इन कमिंग मंथ्स ये नीचे भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस घटते हुए इन्फ्लेशन और बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के कारण हमारे सामने एक और बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे डिमांड या सप्लाई के कारण जाता है। तो फिलहाल जो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है उसका जो मेन रीज़न है वो है सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स। दैट इज़ रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं, जिसके कारण लास्ट फ्यू मंथ्स में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं ऑफ कोर्स उनका कोई कंट्रोल नहीं है इस रसिया और यूक्रेन वॉर पे। तो मोस्टली ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ये इंटरेस्ट रेट जो डोमेस्टिक डिमांड है उसे ही काफ़ी हद तक कम कर देगा। आपको पता होगा कि जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है तो हम लोन लेकर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगता है या फिर ऊपर हो जाता है तो हम काफ़ी हद तक अपना कंजम्पशन भी कम कर लेते हैं और यही होने जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। ये जो इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बढ़ रहा है उसके कारण जो डिमांड है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिसके कारण जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा रिकवरी आ रहा है तो वो रिकवरी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसीलिए आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसेशन जल्दी ही आने वाला है
और यूएस में भी नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ सकता है। और अगर आप इंडिया को देखें तो ऑफ कोर्स फिलहाल इंडिया में रिसेशन आने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स हिट होते हैं तो उसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ेगा। और हमें पता है कि जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं वो कोई भी घटना घटने वाला है उससे पहले ही उस घटना को डिस्काउंट कर लेते हैं, और यही ओवरऑल वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे हो रहा है। हमें ये पता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, उसी के कारण स्टॉक मार्केट्स अभी ही करेक्ट हो रहे हैं। सो नाउ इस तरह के स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है और साथ ही नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में और भी ज़्यादा गिर सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पॉइंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाया है। अगर आप इन 3 पॉइंटर्स को फॉलो करेंगे तो मोस्टली आपको किसी बियर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये जो बियर मार्केट है जहां स्टॉक मार्केट्स 20% से ज़्यादा गिरते हैं, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स को देखें तो कई बार हो चुका है। अगर आप यूएस में S&P 500 को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ पे 14 टाइम्स बियर मार्केट आ चुका है। दैट इज़ एवरी 5.4 ईयर्स में एक बार ऑन एन एवरेज बियर मार्केट आता है। सो बियर मार्केट पहले भी कई बार आ चुका है और जा चुका है, और लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि बियर मार्केट का स्टॉक मार्केट्स पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट्स में हमेशा ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सो नाउ बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगा वो होगा कि आप इस तरह के मार्केट में शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें इक्विटी में, और हमेशा ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें। सो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन देखें लाइक 10, 20 या 30 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा, तो उसके बीच में ये बियर मार्केट हो सकता है 2, 3 या 4 बार आ जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो हमने पहले भी देखा है कि स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम तभी होगा जब आप वेरी शॉर्ट टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी में, लाइक फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू ईयर्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखते हैं तो मोस्टली इस तरह के बियर मार्केट का आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बियर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मार्केट टाइमिंग्स को अवॉइड करें। आप बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करें कि कब आपको मार्केट से निकलना है या फिर कब आपको मार्केट में एंट्री लेना है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट एंट्री और मार्केट एग्जिट को टाइम कर सके। तो अगर आपको कोई बोलता है कि वो मार्केट में इंटर भी सही समय पे कर रहा है और एग्जिट भी सही समय से कर रहा है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि वैसे लोगों से आप दूर रहें। मार्केट टाइमिंग में 2 स्टेप्स होंगे, एंट्री एंड एग्जिट। तो जब मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो आप एग्जिट करेंगे, और जब मार्केट काफ़ी नीचे चला जाएगा तो आप एंट्री करेंगे। तो ये सुनकर काफ़ी ईजी लगता है, लेकिन कंसिस्टेंटली इस मार्केट एंट्री और मार्केट एग्जिट को कोई भी नहीं कर पाता है। तो एज अ इन्वेस्टर आप ट्राई करें कि इस तरह के मार्केट एंट्री और मार्केट एग्जिट को अवॉइड करें, और विथ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर हो सके तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे हमारा ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो मार्केट एंट्री या फिर मार्केट एग्जिट होता है, इसका ज़्यादा फर्क आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे नहीं पड़ता है। बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स का जो नंबर 3rd पॉइंट है वो है कि आप हमेशा ही क्वालिटी और वैल्यूएशन को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो ऑफकोर्स जो भी अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट है क्वालिटी और सेकंड है वैल्यूएशन। तो अगर कोई स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, तो ऑफ कोर्स आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें, और वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करें जो कि काफ़ी ज़्यादा लिवरेज्ड है। सो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए वैसे कंपनीज़ के लिए जाएं जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हों, जिनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा हो, और वैसी कंपनीज़ को आप बिल्कुल अवॉइड करें जिनका डेट काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो वैसी कंपनीज जिनका डेट काफ़ी ज़्यादा होता
होता है उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सो ऐसे स्टॉक मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, वहाँ पे आप ऑफकोर्स ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन साथ ही कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मार्केट्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।